Kumar Sharma, sir. Thank you, Dr. Sadanand. Thank you very much. Now I would like to share my views on cancer. Excellent presentations by my previous speakers. Excellent. Today is World Cancer Day. आज हम जो भी बात करें वो कैंसर से संबंधित थी। बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोनों पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कैंसर के ऊपर अपने अपने विचार रखे, जिसमें वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से और चिकित्सकीय रूप से जो चिकित्सा होनी चाहिए उसके विषय में बड़ा अच्छा, सुंदर और सरल भाषा में प्रेजेंटेशन डॉक्टर्स ने किया। मैं यदि बात कहूं तो हर इसकी इतनी गहराई है और कई हम लोगों के सामने एग्जाम्पल्स हुए हैं जो हमारे सामने, आंखों के सामने देखते देखते कैंसर के शिकार हुए। पेशेंट सिनेरियो में आज कैंसर बढ़ता जा रहा है। मैं पूरी स्लाइड पढ़ के बेकार में समय नष्ट नहीं करना चाहता। फिर भी सर्वाइवल 2.5% है। डायग्नोसिस के बाद यदि 5 साल बाद डायग्नोसिस होता है, इसका मतलब हम लोगों के आयुर्वेद के हिसाब से प्रिवेंशन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। हम लोगों को समाज में यदि पहले से स्क्रीनिंग हो जाए, पहले से हमारे पूर्व रूप पकड़ में आ जाए, तो कैंसर इतना गंभीर नहीं होता कि वो चीज मृत्यु तक पहुंच पाए या वो अवस्था हमको बहुत ज्यादा काहिल कर दे। हम लोगों को कैंसर क्या मतलब रखता है? जैसा मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, कैंसर कोई वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। ये हम लोगों की सेल्स की ग्रोथ है जो अनवांटेडली ग्रोथ होना शुरू होती है और बाद में ऑब्स्ट्रक्शन कर या अपने गुणों से अलग गुण प्रदर्शित कर हम समाज को तकलीफ देती है। तब हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हम कैंसर के लिए सोचने जाते हैं। कंट्रोल, जो कई सारी प्रोसेस हैं जो एक सेल ग्रोथ को कंट्रोल करें, डिवीजन को कंट्रोल करें, और बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म मॉडर्न में है जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से एक निर्विकार कोई भी ऐसी पद्धति अभी तक मॉडर्न में डेवलप नहीं हुई है। हमारी जीन्स की में इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। नॉर्मल बॉडी सेल जैसे ग्रो होती हैं, डिवाइड होती हैं और डाई होती हैं एक अलग फैशन में, कैंसर सेल थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जनरली मरती लेट है। मीन्स वो ग्रो करती जाती हैं और आखिरी में हमें तकलीफ देती हैं डिसऑर्डरली में। ये किसी भी एज में कैंसर हो सकता है जैसा हम लोग जानते हैं, बट 67% कैंसर डेथ 65 साल के ऊपर के आदमियों को होती है, आदमी या औरतों। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही रिटायरमेंट किए जाए, जैसे ही 60 किए जाए, कम से कम आदमी को अपनी प्री स्क्रीनिंग हर साल रेगुलर कराते रहना चाहिए कि जिससे कोई ना कोई, यदि कोई भी असुविधा होगी तो उसका पूर्व रूप हमें पकड़ में आ जाए। 200 से ज्यादा डिफरेंट कैंसर हैं। जहां जहां ऑर्गन में वो डेवलप हुआ, जिस सेल के कारण वो डेवलप हुआ, जिस सेल के कारण वो एग्रीवेट हुआ, उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया गया। अदरवाइज सिंपल भाषा में कहें तो दिस इज ओवर ग्रोथ, डिसऑर्डर्स ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। हम लोग सब जानते हैं, एक मैलिग्नेंट, एक बिनाइन। बिनाइन लोगों को 10-10, 20-20 साल कहीं ना कहीं ट्यूमर रहता है, वो पड़ा रहता है, उसको तकलीफ नहीं देता। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन या पूरे एक सर्कुलेटरी चैनल के साथ कहीं भी फैल सकते हैं। कारण क्या? अब आज कारण के एक कारण गिनाऊं तो 1000 कारण गिनते हैं। हम सब समझदार लोग हैं। पॉल्यूशन सबसे बड़ा कार्सिनोजन है। कहीं भी केमिकल फर्टिलाइजर दूसरा बड़ा कारण है जिसमें हम आज व्यथित हैं, ग्रसित हैं। हर चीज में, हर सब्जी में, हर खाने के सामान में कहीं ना कहीं इनके ट्रेसेस हम लोगों को मिलते हैं। एक और नया कारण रिसर्च में आया, माइक्रोवेव। हम लोग आजकल माइक्रोवेव में गर्म करके खाना खाना पसंद करते हैं। 2 मिनट में इतना सुंदर खाना गर्म हो जाता है जैसे आपने अभी ताजा बनाया हो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा आयुर्वेद इसको अलाउ ज्यादा नहीं करता। खाना ताजा हो, खाना सुपाच्य हो, हल्का हो, जो बॉडी एसिमिलेट कर पाए उस तरह का हो। लेकिन ये जो माइक्रोवेव ओवन टाइप की चीजें हैं, उस तरह की चीजों से कैंसर बढ़ ही रहा है। और तो और आज की डेट में मोबाइल को सबसे बड़ा कैंसर का जनक माना गया है। मोबाइल फोन और मोबाइल टॉवर्स, जहां जहां मोबाइल टॉवर्स लगे हुए हैं, उनके एक सर्टन रेडियस में पूरी मेटाबॉलिक सिस्टम के डिस्टर्ब करने वाले सिम्टम्स मौजूद होने लगे हैं, और कैंसर की वहां परसेंटेज ज्यादा है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के हिसाब से यदि हम जाएं, तो इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग कहा जाता है, शोथ कहा जाता है। यदि वो शोथ बहुत दिनों तक है, पक्का है, हार्ड हो गया है, तो उसे ग्रंथि या अर्बुद कहा जाता है। जब तीनों दोष उसमें हमारे हिसाब से मोबिलाइजिंग फैक्टर, एक्सोथर्मिक फैक्टर, एंडोथर्मिक फैक्टर, जिनको हम वात पित्त कफ कहते हैं, ये वात पित्त कफ आदमी की प्रकृति पे निर्भर करते प्रकृति पे निर्भर करते हैं, देश पे निर्भर करते हैं, खाने पे निर्भर करते हैं, भोजन उसका सात्विक है कि तामसिक है कि राजसिक है, इसमें सभी पे दोषों का एक एग्रीवेशन डिपेंड करता है। आज हम लोगों को जरूरत है आयुर्वेद की। आयुर्वेद के कैंसर मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा है। प्रिवेंटिव तो आयुर्वेद में मैं आ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड्स में, लेकिन मैनेजमेंट में भी कैंसर में ये रिसर्चेज हुई हैं कि यदि हम केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ में अपनी कई सारी दवाइयां आयुर्वेद की चलाते हैं। मैं इस 15 मिनट के लेक्चर में उन दवाइयों का नाम लेके आप लोगों को व्यथित नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि यदि आदमी केवल कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहा है, उसके बजाय यदि हमारी एक हरित की भी उसके साथ कीमोथेरेपी के साथ ले ले, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साथ ब्रह्म रसायन या च्यवनप्राश ले ले, आंवला ले ले, गुड़ूची ले ले, भूम्यामल की ले ले, तो इन कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपीज के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये मानना मेरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ये केवल फेक या हाइपोथेसिस नहीं। कई केसेस को मैंने देखा जिनको डॉक्टर ने एक्सपायरी डेट की लिमिट दी, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ में चालू करते करते उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी कम हुई और उनकी लाइफ का स्पेन भी बढ़ा, उनकी एज भी बढ़ी। ये मेरे सामने कई उदाहरण इस 32 साल में आए। ट्रीटमेंट, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, हम लोग पंचकर्म भी करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं और रसायन भी देते हैं। धातु स्पेसिफिक में भी तीनों ही चीजें हैं, आहार, विहार, औषध। हम लोगों के आहार पे सबसे बड़ा डिपेंड करता है, उसके बाद हम मेडिसिन पे आते हैं। और आहार और औषध भी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप बिहार माने अपने एटीट्यूड, डेली रेजिम को आप सुधारेंगे नहीं। यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं और रोज 20 सिगरेट पी रहे हैं, तो भगवान धन्वंतरी भी किसी को नहीं बचा सकते। एक हमारे आयुर्वेद में सिंपल प्रिंसिपल है, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मीन्स जिस चीज के कारण आपको तकलीफ हो रही है, उस चीज का पहले परित्याग कर दो। मीन्स यदि आपको लंग्स कैंसर है, तो आप सिगरेट पीना कृपा करके छोड़ दीजिए। यदि आपको मुंह का कैंसर है, कृपा करके आप तंबाकू खाना छोड़ दीजिए। इसमें मतलब इसमें कोई ज्ञान की या विज्ञान की बात नहीं है। ये हमारे गांव के बुजुर्ग भी बड़े आराम से कहते हैं, यदि सर्दी लग गई है, ठंडे पानी से मत नहाओ। इसमें कौन सा ज्ञान है? ये एक अनुभव है, ये एक हम लोगों की आत्मा की आवाज है कि हम वास्तव में रोग को दूर करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि कैंसर एंड विलिंगनेस, कैंसर एंड विल पावर, ये दोनों चीजें बहुत डिपेंड करती हैं हम लोगों को ट्रीटमेंट में। आयुर्वेद का रोल प्रोफाइलेक्टिक तो है ही, पैलिएटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, सपोर्टिव भी है, क्यूओएल बढ़ाने के लिए, और डाइटरी एडवाइसेस भी है। आयुर्वेद कैंसर के ऊपर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रखता है ज्ञान का। यदि आयुर्वेद से पूर्व रूप के समय जब प्री स्क्रीनिंग हुई है और कोई ऐसी संभावना नजर आती है कि हमको कैंसर हो सकता है या होने वाला है, तो जरूर मेरे हिसाब से, मेरे समाज से आग्रह है कि वो आयुर्वेद के किसी विद्वान चिकित्सक से मिल उसकी चिकित्सा अवश्य शुरू कराएं। बहुत ही जरूरी है।
आयुर्वेद कोई मैजिकल क्योर नहीं है, नो मैजिकल क्योर एट ऑल। साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और असाध्य, ये 4 तरह की बीमारियां हमारे वहां बताई है। साध्य सर्दी जुकाम है, नॉर्मली साध्य है, हम लोगों का ठीक हो जाता है। कृच्छ साध्य, ये बहुत सारी स्किन डिसीजेज हैं, सोरियस से बड़ा कष्ट करने के बाद ठीक होता है, तो कष्ट, कृच्छ माने बड़ा डिफिकल्टी के साथ ठीक हो। याप्य, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, यदि ये जिंदगी भर हमारे साथ चलते रहते हैं तो ये बिल्कुल, याप्य मीन्स हम लोगों के बंधु बन के दुख देते रहते हैं, उन रोगों को याप्य कहा जाता है, क्योंकि वो क्योर नहीं होते लेकिन आपको मारते भी नहीं है जल्दी। और असाध्य, असाध्य माने जो बीमारियां हमारे आयुर्वेद में क्योर नहीं हो सकती, केवल उसी को असाध्य कहा है, अदरवाइज पहले की तीनों कैटेगरी बहुत अच्छी। ये अलग अलग करके, जैसे मैंने पहले बताया 200 तरह के कैंसर होते हैं आयुर्वेद में। चर्म कील जिसको कहते हैं वो कैलोइड कैंसर है, पद्मिनी कंटक कहते हैं वो पेपिलोमा है। तो ऐसे हर, आपके लगभग 200 तो नाम मेरे आयुर्वेद में कैंसर के नहीं है, लेकिन उनमें से लगभग ओवरऑल यदि हम कैटेगराइज देखें तो हमारे आयुर्वेद में जो भी अर्बुद के ग्रंथि के एक लक्षण वर्णित हैं, उसमें आपका कैंसर का लगभग सब प्रकार चला आता है। एक दो जो नए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण हुआ हो उसकी बात अलग है, जो मैं इसी लिस्ट की बात कर रहा हूं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोगों के खाने में और आयुर्वेद की दवाइयों में, दोनों में ही भरपूर है। कई हर्ब्स हैं, कई हर्ब्स हैं, ब्रेन कैंसर, शतावरी, यष्टि मधु, मंडूक पर्णी, बकोपा, कस्तूरी भैरव रस, ब्राह्मी वटी, मैं किन किन दवाइयों के नाम लूं। इसीलिए समाज से मेरा आग्रह है कि वो वास्तव में आयुर्वेद पे एक बार श्रद्धा करके अपने विद्वान चिकित्सक से जरूर मिलें, और जरूर मिलने के बाद प्रोफाइलेक्टिक से लेकर शुरू होकर और पैलिएटिव केयर तक आयुर्वेद की मदद लें, जहां कहीं भी उनके या तो परिवार में या रिश्तेदार में किसी को यदि कैंसर है तो मेरे यहाँ दवाइयों की कमी नहीं है। लाक्षणिक दवाइयां हैं, वात पित्त कफ दोष के हिसाब से दवाइयां हैं, लेकिन कैंसर के रोग में मिरेकुलस चमत्कार देती हैं। क्यों? क्योंकि पैलिएटिव केयर के रूप में मॉडर्न के पास केवल मॉर्फिन टाइप की चीजों के अलावा, दर्दनाशक चीजों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, जो अपने आयुर्वेद में ज्यादा है। चाहे वो पथ्यादि क्वाथ हो, वर्णादि क्वाथ हो, कैशोर गुगुल हो, कुछ भी हो। मैं इन चीजों में डिटेल, मतलब मैं सिंपल सी इतनी बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो, इंटेस्टाइन का हो, ओरोफेरेंजियल हो, लंग का हो, फीमेल जेनेटल कैंसर हो, आयुर्वेद का हर जगह सपोर्ट लेने की एक अपॉर्चुनिटी बाकी है, जिसको समाज ने अनदेखा कर दिया है। लिवर कैंसर, मेल जेनेटल कैंसर, ब्लड कैंसर, हर जगह हमारे यहाँ एक न एक जड़ी बूटी भगवान ने इस तरह की बनाई है कि उस रोग को ठीक कर सके। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, जो रोग जिस देश में जिस काल में उत्पन्न हुआ है, वहीं देश की जड़ी बूटी उसको ज्यादा काम आती है। तो हम लोगों को भी ये इन तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यदि सिंपल चीजों की बात करूं, आज मुझे गर्व है कि झंडू ग्रुप, इमामी ग्रुप, झंडू केयर में और लिवायु के नाम से हम लोग एक चेष्टा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं मेरे यहाँ नवागंतुक मैडम हेमंती सिंह जी लिवायु का लीड करेंगी और लिवायु को एक अचीवमेंट के स्टेटस तक पहुंचाएंगी। तो हल्दी, हम जानते हैं हल्दी हम लोगों का एक बढ़िया से बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी चीज है। जो जड़ी बूटी हमारे पूर्वजों ने हमारे खाने में अंदर एक कंपोनेंट बना दिया। फॉरेन में आपने देखा होगा हल्दी का इतना चलन नहीं है। फॉरेन में आपने देखा होगा कि अभी इतना मसालों का वो लोग दूर भगते थे मसालों से, आज वही मसालों का आयुष्पात कोरोना से दूर कर रहा है भारतवासियों को। आज भारत में मोर्टिलिटी रेट यदि कम है, आज रिकवरी रेट ज्यादा है, तो उसमें इन्हीं चीजों का रोल ज्यादा है। कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं हल्दी के ऊपर, और हल्दी के कैप्सूल्स भी बनाते हैं। झंडू में, झंडू केयर के में हल्दी का कैप्सूल है, आंवला का कैप्सूल है। यू कैन परचेज इट फ्रॉम झंडू केयर वेबसाइट, because these are non-harmful, daily usable medicines which a person can use in daily diet or as a daily supportive diet.
आंवला, क्या गुण गाऊं आंवले के। आंवलकी का कैप्सूल तो है ही, आंवलकी का च्यवनप्राश, केसरी जीवन, आंवलकी के कितने रसायन। आंवला खुद ही अपने आप में एक रसायन है जो प्रिवेंट भी करता है कैंसर सेल्स को और किल भी करता है, यदि वो जन्म लेती हैं तो उनको किल भी करता है। गार्लिक एक वेल नोन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो क्रॉस होना, जो फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्टिवेशन ऑफ सेल ग्रोथ एक्टिवेटर्स, इनको रोकता है और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को इफेक्ट को कम करता है। तुलसी, आज तो देख रहे हैं आप, तुलसी के ड्रॉप्स इम्यूनिटी के लिए लॉन्च हो चुके हैं। तुलसी की लगभग 27 वेराइटियां हमारे भारत में पाई जाती हैं और 2700 वेराइटियों का अपना अपना एक अलग उद्देश्य है, लेकिन फिर भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, ये सभी में, सभी तुलसियों का एक बेसिक कॉमन गुण है। आप लोग देखेंगे जो जड़ी बूटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी हेल्थ की दृष्टि से, उसको हमारे पूर्वजों ने पूजा में भी लिया, पूजा के इंग्रेडिएंट्स में, और खाने के इंग्रेडिएंट्स में भी लिया, चाहे वो तुलसी हो, हल्दी हो। अश्वगंधा, अश्वगंधा इतना अच्छा रसायन है जिसे हम, मतलब जो हम कहते थे वो कोरिया ने कर दिखाया। कोरिया ने इंडियन जिनसेंग जिनसेंग करके एक जिनसेंग को इतना मार्केटिंग किया कि वो अश्वगंधा को बीट कर आगे पहुंच गया। अदरवाइज अश्वगंधा में हमारे जिनसेंग से ज्यादा बेहतरीन गुण रिसर्चर्स ने पाए हैं और आज पूरी विश्व की निगाहें अश्वगंधा के ऊपर रुकी हुई हैं। ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा रसायन है। क्यों? क्योंकि सीएससी को, विदेफेरिन सी जो है इसमें, वो कैंसर की ग्रोथ को रोकता भी है और कैंसर की ग्रोथ यदि होती है तो उससे लड़ने की ताकत भी देता है। ये हमारे रसायन है। पेन रिलीफ यदि मैं बात करूं, कई सारे हम पे हैं। पेन रिलीफ में गुगुलू है, नौसिया वोमिटिंग में सूतसेकर है, शतावरी है, रिकरेंट इन्फेक्शन में महालक्ष्मी विलास गंधक रसायन है, लूज मोशंस में बिल्व है, टंकन है, कुटज है। तो ऐसे में कितने चीजें गिराऊं आयुर्वेद की, जो कैंसर की हर स्टेज पे हम लोगों के काम आ सकती हैं। पेन इन पेनक्रियाज, कटुकी, कटुकी एक बहुत अच्छा लिवर एक्टिवर, लिवर एक्टिवेटर है। हेडेक, हेडेक के लिए सिरसुलादी वज्र रस, जिंजर, सिंपल जिंजर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक एट टाइम। इस तरह हम लोगों को आयुर्वेद में एक पूरी रेंज मिलती है रसायन की। नवजीवन रस, नवरत्न रस, नवरत्न कल्प, पंचामृत, स्मृति सागर, में जहां जहां का कैंसर अलग अलग हो, उस जगह के रसायनों का आयुर्वेद के वैद्य को आग्रह है कि वो आयुर्वेद का यूज करें और समाज से भी आग्रह है। डाइट, मैंने जैसा कहा, डाइट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्ट्रिक्टली अवॉइड ऑल मैदा एंड बेसन बेक्ड आइटम, नो साबुदाना, नो विनेगर, नो टोबैको, नो लिकर, अवॉइड डीप फ्राइड फ्रूट्स फूड, avoid late night dinner, dinner must be completed by 7 p.m, no raw food, no salad, especially men on chemotherapy। यदि कोई कीमोथेरेपी है तो जैसा विशेषज्ञ बताते हैं कि रॉ फूड को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम शुगर लेना चाहिए, कम से कम शुगर। यदि शुगर के बजाय हम गुड़ लें ज्यादा बेटर होगा, या हनी लें, लेकिन कम से कम लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। वीक में एक दिन जो उपवास का नियम आयुर्वेद में था, वो आज समाज भूलता जा रहा है। हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को एक बार जरूर वीक में रेस्ट एक टाइम देना चाहिए, जिससे हमारा पूरा सिस्टम रिफ्रेश होके एसिमिलेशन पावर बढ़े, टॉक्सिन्स का एक बार पूरा क्लैरिफिकेशन हो, वहां से क्लियर हो जाए हमारे ब्लड से। इसके लिए हम लोगों को सिद्धांततः वीक में एक टाइम का भोजन स्किप करें, और वो भी मेरा आग्रह है कि रात का भोजन स्किप करें तो ज्यादा बेटर, दिन में नहीं। क्योंकि हम लोगों के रात का खाना एंडोटॉक्सिन्स क्रिएट करता है और एंडोटॉक्सिन्स क्रिएट करके इस तरह की डिसीज होती है। योगा एक बहुत बड़ा चमत्कारी प्रभाव है योगा का। सूर्य नमस्कार, हम सब जानते हैं, जीवन में हम लोगों को एक नियम बनाने की जरूरत है। योग मुद्राएं अलग 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 हम लोग सब जानते हैं, प्राणायाम से शुरू कर और मेडिटेशन तक।
ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। समाधि मेडिटेशन में सीधा आता है ध्यान में, ध्यान से लेकर शुरू होकर और समाधि में एंड होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अपनी खुद की विल पावर को बढ़ाने के लिए, किसी भी रोग से लड़ने के लिए एक अत्युत्तम उपाय है। शवासन, to give rest to your all body systems without any thoughts in the mind। प्राणायाम लंग्स को एक एक्टिवेटर या उनको स्ट्रॉन्ग करने का, ऑक्सीजन एसिमिलेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। ये बातें मैंने केवल बातों के लिए नहीं की, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा मानना समाज से आग्रह है कि हम लोगों को निश्चित ही हम लोगों को आयुर्वेद का उपयोग कैंसर के दौरान, कैंसर की स्क्रीनिंग के दौरान बढ़ाना चाहिए और बढ़ाकर कम से कम वैद्यों से सलाह कर आयुर्वेद की चीजें, हम लोग आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, आयुर्वेद के योग, आयुर्वेद के असो अरिष्ट, आयुर्वेद के रसायन, एक सिंगल जड़ी बूटी भी रसायन है, आंवला भी रसायन है, हल्दी भी रसायन है, एक वक्त पे कटुकी भी रसायन है। यदि हम उसको प्रॉपर वे में लेना शुरू करें, और अश्वगंधा तो रसायन है ही। इन बातों पर मैं अपने समाज का आग्रह चाहता हूं कि वो फिर गौर करें और कैंसर के जब से स्क्रीनिंग हो, जब से कैंसर कोई डॉक्टर डायग्नोसिस करे, तब से हम आयुर्वेद के विशेषज्ञ को भी अपने विश्वास में लें और उनसे सलाह लें। और साथ में एक बार झंडू के विशेषज्ञों से भी सलाह ले लें। झंडू की वेबसाइट पे कई चीजें मौजूद हैं, हर तरह की चीजें मौजूद हैं। एक बार आयुर्वेद के प्रति समाज को विश्वास जगाने की जरूरत है, जो मैं आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार शर्मा सर जी, आपका इस वंडरफुल इंप्रेसिव सेशन हुआ आपके साथ। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर आदित्य मिश्रा Excuse me. to